Hello, I'm Namita, and I'm a fourth year undergraduate student at IIT Delhi, and I'm pursuing mechanical engineering. So I'll be talking about photoelectric effect today. So let's share my screen. So as you all might know that photoelectric effect is a very significant experiment in the history of science. Prove that light has particle nature. So let's come into it. So this is the basic. Okay, just give me a second. Yeah. So this is the basic setup of photoelectric effect experiment. So we have a metal, so and we incident light rays on it. Now the loosely bound electrons which are on the metal, they get energy from light and they emit out. They come out from the metal with some amount of kinetic energy. So and if we uh, so how are these electrons detected? So they are detected in the form of a current जो हम एमीटर से डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो बेसिक क्या है कि we incident light rays, they give energy to the electrons and electrons pop out with some amount of kinetic energy. Now अब देखते हैं what were the results of this experiment. The first was that kinetic energy of these photoelectrons are the electrons which are emitted out. अच्छा ठीक है, उससे पहले वन थिंग दैट लाइट जो है अगर इसके पार्टिकल नेचर की बात करें तो द बेसिक पोस्टुलेट्स आर कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड photons. Okay, so I'm assuming that you know this. Now coming to kinetic energy. So kinetic energy of these photoelectrons, it depends on frequency of light. Frequency कह लो या wavelength कह लो, एक ही बात है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो आपको वेवलेंथ पता है. वाई? बिकॉज सी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है दैट इज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. इफ आई नो अगर मैं फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दूं तो आई नो द वेवलेंथ, अगर मैं वेवलेंथ फिक्स कर दूं तो आई नो द फ्रीक्वेंसी. सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दैट इज ऑल्सो वन थिंग वी नो कि अगर वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी तो जो अगर दो मेरे पास लाइट रेस हैं एंड वन हैज हायर फ्रीक्वेंसी तो इस वाले की वेवलेंथ कम होगी एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि मतलब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ कम है और इसकी वेवलेंथ ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस पोस्टुलेट की. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. तो और फिर ये बोलते हैं कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी. और दूसरी बात ऑब्जर्व की गई क्या कि फ्रीक्वेंसी को एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा होना चाहिए. ओनली देन द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एमिटेड आउट ऑफ द मेटल. ठीक है, और इसी को हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए. फर्स्ट पोस्टुलेट जो देखा गया. फिर सेकंड देखा गया, अगर हम मेजर करें इन काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की तो दैट केम आउट टू बी जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, जो हमारा चार्जी पार्टिकल्स कंपोजिंग द लाइट विच इज फॉलिंग ऑन द मेटल, minus the minimum energy which is required to knock out these electrons. Up now this minimum energy, this is called work function and this is a specific property of metal. अब दूसरा मेटल लोगे उसका अलग होगा, किसी और मेटल का अलग होगा. ओके, तो क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन इज बाउंड, कोई भी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन में सिर्फ मिनिमम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है अपनी बाउंडेशंस तोड़ के बाहर निकलने के लिए. सो this is called the work function. This is the energy. तो अब हम कह रहे हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, एनर्जी ऑफ द फोटोन, जो एनर्जी फोटोन लेकर आ रहा है, माइनस जितनी मिनिमम एनर्जी उसे अपनी बाउंडेशंस तोड़ने के लिए चाहिए, राइट? तो बाकी सारी एनर्जी कहाँ चली गई? फोटोन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन की. अब इसे एक्सप्लेन कैसे किया? ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, अब इन्हें एक्सप्लेन कैसे किया गया? तो अब देखो बोला गया कि देखो अब अगर लाइट का क्या है, पार्टिकल नेचर है. ओके, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ फोटॉन्स. नाउ फिर सेकंड बात कही गई कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा. ओके, ऐसा नहीं होगा कि 10 फोटॉन्स आ जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेंगे. दम है तो एक में ही होना चाहिए. ओके, एंड दैट विल बी व्हेन एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल फोटोन शुड बी ग्रेटर देन 5. तो इसका मतलब हर फोटोन की एनर्जी को वर्क फंक्शन से बड़ा होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा. तो ये हो गया पहला. फिर अब देखा कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं या लाइट का एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, मेरे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं. तो अब मान लो कि मेरे पास एक लाइट रे है जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है और मैं क्या कर रही हूँ, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रही हूँ. तो मैं क्या कर रही हूँ एक्चुअली, क्या मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मुझे दिखेगा? नो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल नॉट बी देयर. क्यों? बिकॉज
जो इंडिविजुअल फोटॉन्स है लाइट की, उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाए। तो अगर हम एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स। जो एक सेकेंड में सपोज आप समझ लो कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं मेटल पे, हम वो इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलेगा ना उनसे, क्योंकि मैंने बोला अभी कि 10 फोटॉन मिलके नहीं निकाल सकते इलेक्ट्रॉन को। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं उसी लाइट रे की, तो हम इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। अब हम इंडिविजुअल फोटोन को और ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं। तो अगर हम अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो हमें सपोज एक फ्रीक्वेंसी पे हमें, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे हमें दिख गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, अब हम और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ मिलेंगे अब हमें जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ओके, तो इसी को हम ग्राफ में देखते हैं कैसा दिखेगा। ठीक है, तो अगर अब हमने अब ओके, सो फर्स्ट केसेस कि हमारे पास जो लाइट रे है तो उसके जो फोटॉन्स हैं देयर एनर्जी इज मोर देन द वर्क फंक्शन। तो इस केस में अगर हम करंट को ड्रॉ करते हैं with intensity, okay, so if I increase the intensity my current will increase. Why? Because on increasing the intensity I am increasing the number of photons which are falling. So if more number of photons are falling and each photon is powerful enough, see EP is greater than pi, so each photon is powerful enough to pop out electrons. तो इसलिए if I increase the intensity so I'll be popping out more electrons मतलब more current. Okay, तो इसलिए my current will increase if I increase the intensity. और अगर अब जो फोटोन, इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी है दैट इज लेस देन पाई, अगर इसका मतलब क्या हुआ, my frequency is less than threshold frequency, then I'll not see photoelectric emission, I'll not see any current, क्योंकि जो हमारे फोटॉन्स हैं they are not able to pop out electrons. So see the current is zero, चाहे मैं कितनी इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, चाहे मैं 1000 फोटोन भेजूं, चाहे मैं 10,000 फोटॉन्स भेजूं, I'll not be able to pop out electrons. Okay, so I'll not see any photoelectric emission. Or now if similar, on similar grounds, if we draw the graph of kinetic energy and frequency, so I'll so as we discussed we'll only see photoelectric emission if frequency is greater than a threshold frequency, right? और क्या ग्राफ हमें इक्वेशन क्या मिली थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h nu minus phi, right? और this equation, if you see that this is the equation of a straight line of the form y equal to mx plus c, where m is the slope and c is the intercept. So see direct correlate अगर हम करके देखें तो we'll see that the intercept is minus y and slope is h. तो इस ग्राफ का स्लोप h है और इंटरसेप्ट माइनस फाई है, और जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे माय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग लीनियरली. देखो कीप ऑन इंक्रीजिंग लीनियरली. अब इफ वी आर गिवन दिस ग्राफ, ओके, तो वी कैन वेरी इजीली फाइंड आउट what is the work function of metal. Suppose in a question you are given this graph, so how will we find out the work function of metal? See the intercept of this straight line is the work function minus of the work function. Okay, so you'll see what is the intercept, that is minus phi, so you'll get phi. Next, agar suppose now see f naught is what, the threshold frequency where this line cuts the x axis. वहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो, मतलब दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फोटॉन्स नीड टू जस्ट पुश आउट इलेक्ट्रॉन्स. So this is called the threshold frequency. Now if the frequency say f1 or f2, if this is less than f0, then we'll not see any kind of photoelectric emission. Okay, and one important now see one important thing, मैंने यहाँ पर तो ग्राफ इतना बड़ा बनाया but actually tan theta जो है that is h, और h जो है वो स्लोप है ग्राफ का, और h की वैल्यू कितनी होती है 6.6 into 10 की पावर minus 34, and what is theta, tan inverse of such a small value. ठीक है, तो ये ग्राफ अभी मैंने ऐसे बनाया है स्ट्रेट लाइन, पर ये ग्राफ एक्चुअली ऐसे लगेगा कि एकदम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है. यू गेट मी, इसका स्लोप है ही नहीं. ओके, और यहाँ पे मैंने गलत बनाया, आई एम वेरी सॉरी. दिस विल इंटरसेक्ट दिस वाई एक्सिस एट माइनस फाइव, तो ये आपको ऐसे स्ट्रेट सा ग्राफ मिलेगा बिकॉज एच ही इतना स्मॉल है, इस ग्राफ का स्लोप ही इतना छोटा है. नाउ विल कम टू हाँ ठीक है, वन इंपॉर्टेंट अदर थिंग इज f1 एंड f2 जो हमने ये फ्रीक्वेंसीज ली है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट डिफाइंड. जो बाउंड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर इन बाउंड स्टेट, सो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर देम. तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन, फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज जस्ट एमिटेड, तो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो.
तो h nu minus phi इस इक्वेशन से we'll put it 0 and we'll get how much, what is the threshold frequency? It is work function by h. अगर we are given the threshold frequency, so what is the work function? That is h nu. ठीक है, these are basic types of questions. So for example, find the threshold frequency of incident radiation for a metal which has work function 2 electron volt. So we'll just substitute the value, we'll put work function is 2 electron volt. So h nu is 2 electron volt. We know the value of h, we can get the value of frequency, right? Acha, theek hai. Now next is a interesting question. Plot the graph of incident radiation which has suppose I1 and I2 but which have the same frequency, and which graph? Kinetic energy versus frequency graph. तो अगर मेरे पास दो रेडिएशंस हैं जिनकी इंटेंसिटी है I1 और I2, तो उनका काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ विल रिमेन सेम, क्योंकि इंसिडेंट इंटेंसिटी का देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी. अब यू सी, इसी से प्रूव होता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है. अगर लाइट का वेव नेचर होता, तो अगर कम इंटेंसिटी भी है से, तो continuously अगर वो लाइट पड़ रही है and light is a wave, तो at some point of time the electron will gain energy enough to come out of the metal, but that is not happening here. कितने भी टाइम के लिए, इनफाइनाइट टाइम के लिए भी रख लो, the electron will not come out. इसका मतलब light is made of particle, इसलिए ये प्रूव हो रहा है. वेव होता तो कुछ टाइम के बाद कम इंटेंसिटी, जितनी भी कम इंटेंसिटी होती, एक सर्टन पॉइंट होता, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं मेटल से बाहर, but that is not happening. So next basic question. When a light of frequency 10 to the power 15 hertz falls on a metal with work function of 2 electron volt, find the kinetic energy of photoelectron. Again the basic equation. तो kinetic energy of photoelectron कितनी हो गई? h nu minus phi. जितनी एनर्जी हमारा फोटोन लेके आ रहा है, what is that? h into frequency, h into nu. वर्क फंक्शन कितना है? जितनी बेसिक उस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए, that is 2 electron volt. तो एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस जितनी बेसिक चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को, दैट इज आवर काइनेटिक एनर्जी. तो अब तो दैट कम्स आउट टू बी, देखो एच न्यू किया, एच न्यू और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कन्वर्ट कर दिया 1.6 into 10 की पावर 19 से डिवाइड करके. ओके, सो वील गेट 4.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ अब इसमें एक ट्रिकी पॉइंट है. तो क्वेश्चन है कि क्या सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल विद दिस मच ऑफ काइनेटिक एनर्जी? नो, बिकॉज जो हमारा एनर्जी, अब देखो इसके रीजंस है. तो इसका मतलब ये जो हमारी जो हमने ये निकाला है, फॉर्मूला लिखा है h nu minus phi, दैट इज फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 4.2 minus 2, दिस इज 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो सारे फोटॉन्स, अच्छा निकल के आया कि सारे फोटॉन्स दे डोंट ट्रैवल विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. व्हाई? बिकॉज जो एनर्जी ट्रांसफर का हमारा जो प्रोसेस है, दैट इज नॉट 100% एफिशिएंट. कुछ ना कुछ एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगी. जो मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस है वो हमें यील्ड कर रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और बाकी सारे प्रोसेसेस तो इससे लेस एफिशिएंट होंगे. तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट विल हैव अ रेंज फ्रॉम 0 टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स. तो हर फोटोन जो है, हर इलेक्ट्रॉन जो है, वो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा. सी, हियर इज वन एग्जांपल. जैसे सपोज आई हैव दिस मेटल और इसका वर्क फंक्शन गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड आई इंसिडेंट लाइट विच हैज एनर्जी where the photon energy is 5 electron volt. ओके, तो अब इस हिसाब से what should be the maximum kinetic energy? 5 minus 3, 2 electron volt. ठीक है, but this will not be the case. Let's see. तो इस फोटोन, ये जो दो फोटोन्स हैं, इन्होंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ट्रांसफर की इलेक्ट्रॉन्स को. फिर ये जो फोटॉन्स थे, इन्होंने कितनी ट्रांसफर की? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर जो नेक्स्ट सेट ऑफ फोटॉन्स था, दे ट्रांसफर 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर ये कुछ और सेट ऑफ फोटॉन्स थे, इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी. अब अगर इससे कम देंगे, सपोज इससे कम भी दे सकते हैं, सपोज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, पर उससे तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा ना. सो वी डोंट कंसिडर इट. सो वील कंसिडर कि जो फोटॉन्स है वो 3 से लेके अपनी मैक्सिमम जितना दे सकते हैं 5 सब दे रहे हैं. दीज आर दी वेरियस केसेस. और इन ये क्या है? डिफरेंट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, ये बस निकला है. इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0.5. इसके पास 1, इसके पास 2, सिमिलरली. ओके, सो नाउ जस्ट ऑफ बीट. ओके, एक चीज आई विश टू डिस्कस. तो पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, ये पोटेंशियल इनटू चार्ज. सो
जैसे if we have say electron, और हमारे पास we have two plates, one is on one is the potential of one of the plates is 1 volt and the other potential is 5 volt. तो जो potential energy of electron होगी 1 volt वाली plate पे, that will be V into Q. What is the potential? 1. What is the charge? -1. So -1 electron volt. What is the potential energy of electron at 5 volt plate? -1 into 5, -5 electron volt. This is an established fact that every particle in this universe wants to reduce its potential energy. तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो वो कहाँ पर जाएगा, 1 पे या 5 पे? 5 पे, क्योंकि यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है. सिमिलरली अगर हम प्रोटॉन का देखेंगे तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पर है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो प्रोटॉन कहाँ पर जाएगा, 1 पे, राइट. तो इसलिए हम एक जनरलाइज कर देते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है दैट मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल. ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो लेट्स रिमेंबर फॉर इलेक्ट्रॉन्स. तो लोअर टू हायर, अब जल्दी से माइनस से मल्टीप्लाई करके भी वी कैन चेक दैट यस इट विल गो फ्रॉम लोअर से हायर, क्योंकि वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी. नाउ अब कमिंग बैक टू आवर मतलब ओरिजिनली जो क्वेश्चन था कि अब क्या होगा जब एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस, जो कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो है कि एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस इज नॉट एफिशिएंट. तो अब हमारे पास एक और मेटल है जिसका वर्क फंक्शन है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो प्लेट है मेटल जो है ये 0 वोल्ट पे ग्राउंडेड है. ग्राउंड अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल, 0 वोल्ट. अब हम इस पे इंसिडेंट लाइट फेंक रहे हैं जिसमें फोटोन की एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो उनका एनर्जी जो कन्वर्जन है वो डिफरेंट होगा. सो फर्स्ट वन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है. तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, 10 - 6 4. नेक्स्ट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं फोटॉन्स, तो 3. सिमिलरली 2 1, और फिर कुछ फोटॉन्स है जो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ट्रांसफर कर पाए, 0. इससे कम विल नॉट कंसिडर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं निकले, राइट. सो दिस इज द एनर्जी गिवन बाय द फोटॉन. अब क्या किया, वी डिड अनदर एक्सपेरिमेंट. अब हमने क्या किया, सपोज यहाँ पर कुछ प्लेट्स रख दी. फर्स्ट वन इज एट -1 वोल्ट, सेकेंड इज एट -2, -3 वोल्ट एंड -4 वोल्ट. तो अब लेट अस कंसिडर द इलेक्ट्रॉन्स जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी के साथ निकले हैं, मतलब द फास्टेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो अब अगर हम इनका केस कंसिडर करेंगे तो सी, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले भी, और देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है तो दैट कैन नॉट स्टॉप, इट विल कीप ऑन मूविंग अंटिल इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 0. अब यहाँ पर देखो प्लेट ई पे इसका पोटेंशियल है -1 वोल्ट. ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस इलेक्ट्रॉन इज एट ई इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर कितनी है ए पर, -1 into 0 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो पोटेंशियल एनर्जी बड़ी है, पर क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है तो इसलिए दिस विल मूव फॉरवर्ड. तो इसके पास यहाँ पर ई पे पहुंचने तक कितनी काइनेटिक एनर्जी बचेगी, एनर्जी कॉन्जर्वेशन से. तो यहाँ पर इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है, okay, so I have not mentioned total energy. Okay, so total energy is potential energy plus kinetic energy. So kinetic energy is 4 electron volt and potential energy is 4 -1 into 0 0. So total energy is 4, right. So now when coming to E, potential energy is 1 electron volt, so kinetic energy is 4 - 1 3 electron volt. तो यहाँ पर आके इसकी kinetic energy 3 रह गई. फिर इफ अगर ये और अभी भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो इट विल स्टिल मूव फॉरवर्ड. तो अब डी पर आया तो पोटेंशियल एनर्जी इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड काइनेटिक एनर्जी इज अगेन 4 - 2 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अभी भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी, इट विल मूव अगेन, इट विल मूव फॉरवर्ड. फिर सी पर आया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है 3 एंड काइनेटिक एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी भी है, तो इट विल स्टिल मूव फॉरवर्ड. एट फाइनली एट बी प्लेट पे पोटेंशियल एनर्जी इज 4 and kinetic energy is 0. तो यहाँ पर फाइनली इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हो रही है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई. तो अब ये आगे नहीं जा सकता. पर जब ये यहाँ पहुंचा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से ज्यादा थी ना, तो इट विल गो बैक, क्योंकि एवरी पार्टिकल विशेस टू रिड्यूस इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो दिस विल गो बैक. अभी ये आगे क्यों आ रहा था, बिकॉज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी. पर अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो अब ये वापस जाएगा, और वापस जाएगा तो वापस यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. ओके, फाइन. सो नाउ कमिंग टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन.
ये ई प्लेट तक जाएगा, फिर डी तक जाएगा, फिर सी पे जब जाएगा सिमिलर पैटर्न से, तो सी पर दिस विल स्टॉप एंड दिस विल रिटर्न फ्रॉम हेयर। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कहाँ तक जाएगा, डी तक, क्योंकि हम ये एनर्जी सिंपल कैलकुलेशन से कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, दैट दिस विल गो टिल डी एंड दिस विल रिटर्न फ्रॉम हेयर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कमिंग टू ई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, -1 इंटू -1 1, ओहो, सारी एनर्जी पोटेंशियल में चली गई, काइनेटिक एनर्जी इज 0, so this returns from here, and 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला तो कहीं जाएगा ही नहीं, ट्रू। ओके, सो अब व्हाट डू वी सी कि अगर हम यहाँ पर -4 वोल्ट की प्लेट लगा दे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा इससे आगे या इस तक, इससे पहले ही लौट गया। सो दिस कॉन्सेप्ट विल कम लेटर, आई विल टेल यू। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो एक एग्जांपल जल्दी से और कंसिडर करते हैं। सपोज एनर्जी ऑफ फोटोन इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वर्क फंक्शन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका पोटेंशियल है 0। सो फाइंड कि किस पोटेंशियल पर वील बी एबल टू स्टॉप द फास्टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपली एनर्जी कन्वर्जन, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 5 - 3 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी जो है इस वाली प्लेट पर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इस ए पे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज 2, क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। और ऑन कलेक्टर, इसको हम कलेक्टर बोलेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि हमें इस पे स्टॉप करना है, कलेक्ट करना है, दिस शुड बी द मैक्सिमम जहां तक जा पा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, सो काइनेटिक एनर्जी इज 0 and total energy is x into -1 - x. Okay, so we equate this and we get -2 volts. Okay, so -2 volts should be the potential. ठीक है, we'll come to this next. Now see, एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ हमें मिला। So ये जो है ये करंट का ग्राफ है and this is the potential of collector. तो इसके लिए अगर हम -2 वोल्ट रखते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम सपोज सर्किट ज्वाइन कर लें और -2 वोल्ट हो पोटेंशियल इस कलेक्टर का, तो हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। यू गेट इट, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन्स पहुंच ही नहीं पाए, इवन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स थे दे रिटर्न फ्रॉम हियर। एंड इससे अगर हम थोड़ा बढ़ा देंगे, सपोज -1 वोल्ट रख लेते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिनकी काइनेटिक एनर्जी रही होगी वो तो चले गए यहाँ से वापस, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले भी चले गए, बट विथ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे विल क्रॉस इट। तो इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे अगर इसका पोटेंशियल हम -1 वोल्ट रखते हैं, तो वी सी हियर दैट सम करंट इज देयर। ऐसे ही जब हमने इंक्रीज किया, जब हम 0 पर लेके गए, तो फिर हमें सिर्फ 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, काइनेटिक एनर्जी जिनकी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, दे विल नॉट बी सीन, rest we'll be able to absorb all the electrons, and if we make the potential positive, potential of the, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी। सी, अगर पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर इज पॉजिटिव तो वी आर रिड्यूसिंग द पोटेंशियल एनर्जी एज कंपेयर टू 0 वोल्ट्स, तो इलेक्ट्रॉन्स विल गो, वो तो भाग के जाएंगे पॉजिटिव प्लेट पर। तो वी सी मैक्सिमम करंट है, जितने भी इवन द 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन द करंट व्हेन वी हैव द पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर एज पॉजिटिव। सो जो ये मैक्सिमम करंट हमें ऑब्जर्व होता है, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। ओके, नाउ सी, अब इसमें क्या होता, अगर सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इफ दे हैड द सेम काइनेटिक एनर्जी, जैसे हमने डिस्कस किया था दैट ऑल ऑफ देम दे डोंट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, तो ग्राफ कैसा होता, बस -2 वोल्ट से पहले हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ना मिलते क्योंकि पहुंच ही ना पाते, वहां तक जाते जाते उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती, और -2 वोल्ट के जस्ट अगर हम जस्ट बढ़ा दे वैल्यू तो हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, बिकॉज सबकी काइनेटिक एनर्जी ही 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो दिस इज नॉट द केस, इसलिए क्योंकि ऐसा ग्राफ मिला हमें, कि हमने इसलिए यहाँ पे कलेक्टर्स जो रखे थे, एक्सपेरिमेंट्स किया था, वी गॉट दिस काइंड ऑफ ग्राफ। दिस प्रूव दैट सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी वो ke max नहीं होती, इट इज बिटवीन अ रेंज फ्रॉम 0 to ke max। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है, तो अगर हम इंटेंसिटी चेंज करते हैं लाइट की, सो व्हाट डू वी चेंज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच रीच द कलेक्टर, बिकॉज again we are making more photons to fall on the plate, so they are popping out more electrons, so more electrons are reaching the collector, so we'll see more saturation current, right? And if we increase the frequency, what are we increasing? We are increasing the kinetic energy of the electrons. तो अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो हमें और नेगेटिव पोटेंशियल रखना पड़ेगा ताकि हम उस काइनेटिक एनर्जी को 0 कर पाए। तो दिस ग्राफ विल शिफ्ट हियर। सी, नाउ अब सपोज क्वेश्चन दे दिया कि आइडेंटिफाई कि विच I1 इज ग्रेटर, I1 और I2 में ट्रेंड बताओ, ऐसे 4 भी दे सकते हैं। तो I1 और I2 में कौन सा बड़ा होगा? I1 बड़ा होगा, क्योंकि I1 इंटेंसिटी पर ज्यादा करंट मिल रहा है।
सिमिलरली सेम ग्राफ सैचुरेशन करंट वर्सेस पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर में F1 और F2 ये दो फ्रीक्वेंसीज हैं लाइट की जो फॉल हो रही है, तो बताओ विच वन इज ग्रेटर? F1 इज ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पर we need more negative potential to make the kinetic energy zero और more negative potential जहाँ पर ये करंट जीरो है, इसलिए गॉट इट। ओके, अब वापस आ जाते हैं अपने स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट पे। नाउ व्हाट स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाउ इज इट डिफाइंड? तो वही वाली बात है, द पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर with respect to metal plate at which the photoelectric current becomes zero is called stopping potential। तो अभी जो हमने डिस्कस किया था कि हमने कलेक्टर रख दिया जहां पर ऐसे पोटेंशियल पे रखा, उसको हम पहले देखो -1 -2 -3 -4 इतना नेगेटिव कर दिया कि अब इलेक्ट्रॉन्स वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इवन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रीच दैट कलेक्टर। तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। पर स्टॉपिंग पोटेंशियल वो जो हमने निकाला था दैट वाज एब्सोल्यूट पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इट इज विद रिस्पेक्ट टू द मेटल प्लेट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज की पॉइंट। या फिर हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू मेटल प्लेट एट विच द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नॉट एबल टू रीच द कलेक्टर। ओके, सो देखो वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ अब क्वेश्चन, फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इफ the work function is 2 electron volts and the energy of the photon is 7 electron volt। ठीक है, तो और A जो है सपोज ये 2 वोल्ट पर है, इस बार 0 वोल्ट पे नहीं है, तो टोटल एनर्जी एट A कितनी हो जाएगी फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि हमें तो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन रोकना है, उसी के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल तो उसी के लिए डिफाइंड है, बाकी तो उससे पहले ही रुक जाएंगे। तो टोटल एनर्जी फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की A पर कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है -1 × 2 -2, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है 7, लाइट से मिल रही है माइनस द वर्क फंक्शन 2, दिस इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो टोटल ऐड कर दिया, दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी। अगर अब B को कलेक्टर बनाना है ताकि B पे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी ना पहुंच पाए, तो B पर पोटेंशियल एनर्जी तो दिस इज -1 × x वी नो, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0 बाय डेफिनेशन। तो टोटल एनर्जी को इससे इक्वेट कर दिया तो वी गेट x इज इक्वल टू -3 वोल्ट। तो इसका मतलब B का जो पोटेंशियल होना चाहिए वो -3 वोल्ट होना चाहिए। अब क्या -3 वोल्ट को ही स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे हम? नहीं, क्योंकि ये तो एब्सोल्यूट स्केल पे है -3 वोल्ट। हमने डेफिनेशन में बोला है कि द पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द मेटल प्लेट एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम 0 इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो हमारी ये वाली प्लेट है इससे कितना कम है, हाउ मच इज इट लेस, हाउ मच इज इट रिलेटिव टू दिस, तो दिस इज 2 -3, क्योंकि हमारा -3 आंसर आया, तो 2 -3 वी गेट 5 वोल्ट्स। This is the correct answer. This is the answer that stopping potential is 5 volts. अब हम इसको क्यों बोल रहे हैं, रिलेटिव को क्यों बोल रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल? सी, अगर मान लो मैं इसका पोटेंशियल चेंज कर दूं 2 वोल्ट से, आई मेक इट 5 वोल्ट्स। अब मेरे को निकालना है कि बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। सेम क्वेश्चन, वर्क फंक्शन इज दिस, एनर्जी ऑफ फोटोन इज दिस, बस मैंने इस ए का पोटेंशियल चेंज कर दिया, वो तो मैं अपने हिसाब से कर सकती हूँ। आई कीप इट एट 5 वोल्ट्स, आई कीप इट एट सपोज से 6 वोल्ट्स। ओके, ए इज एट 6 वोल्ट्स। तो अब क्या है मेरे पास, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन 7 - 2 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आई नीड टू एक्सट्रैक्ट दिस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये मेरे को कैसे एक्सट्रैक्ट होगी, अगर मैं पोटेंशियल जो है वो 5 कम रख दूं ए वाली प्लेट से बी का, तो मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाएगी। वो कहाँ से गेन होगी, काइनेटिक एनर्जी से, तो काइनेटिक एनर्जी डिप्लीट होके 0 हो जाएगी। तो इसलिए मुझे सिर्फ 5, मेरे को क्या पता चला कि 5 वोल्ट्स मेरे को पोटेंशियल ए से कम रखना है, बस यही वाली बात है। तो वील जस्ट डू 6 - 5 1, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना रहा, अभी भी 5 रहा। दिस जस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव स्केल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन द सेम, और बी का पोटेंशियल हमें एब्सोल्यूट कितना मिल गया 1। So why valley? We need to make kinetic energy 0. So we need to extract this 5 electron volt of kinetic energy and we need to convert it to potential energy. How will we do this? We'll do this by a potential difference of 5 volt. Simple. इसलिए जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिलेटिवली डिफाइन करते हैं। सी, जो ये वाला आंसर था -3 वोल्ट वाला, और फिर सेकंड केस में आया 1 वोल्ट वाला, दैट वाज डिफरेंट, लेकिन इनका जो डिफरेंस था पोटेंशियल्स का दैट वाज सेम, दैट वाज स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि हमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स के पास है वो एक्सट्रैक्ट करनी है पोटेंशियल डिफरेंस से। सो दैट इज द वे। ओके, तो इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की इंपॉर्टेंस है। नाउ दिस इज अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन, वही वाली चीज है। 7 - 2 सपोज, इसमें क्या 7 वोल्ट पे रख दिया मैंने इसमें, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
हमें ये एक्सट्रैक्ट करनी है, तो हमें 5 वोल्ट पोटेंशियल कम रखना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम कहाँ होती है, ज्यादा करने पर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो हमने पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट कम कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ जाएगी, और वो काइनेटिक एनर्जी से ही तो एक्सट्रैक्ट होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो इसलिए 5 वोल्ट जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, और हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर इज 7 - 5 2 वोल्ट्स। तो ये वाला प्रोसेस था, ये जो हमने किया ये सही है, पर ये थोड़ा कम्बरसम है, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं, वी आर कंजर्विंग एनर्जी। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि कितना पोटेंशियल होना चाहिए, अच्छा -3 वोल्ट होना चाहिए। अब -3 वोल्ट जो है वो इस कलेक्टर के रेफरेंस में कितना है, 5 वोल्ट कम है, तो 5 वोल्ट से हम बोल रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है। लेकिन ऐसे हम सीधा देख सकते हैं कि हमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकालनी है, तो हमें कितना कम रखना होगा, 5 वोल्ट कम रखना होगा, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि 7 - 5 2 वोल्ट होगा हमारा पोटेंशियल का कलेक्टर। और उसी पे बेस्ड दिस इज अनदर क्वेश्चन. So that's it for today. Okay, thank you.